हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो लोग 376 का मुकदमा फेस कर रहे हैं उनकी समस्याएं क्या हैं। और 376 की एफआईआर मैं अधिकतर कहता हूं कि झूठी लिखाई जाती है। 99% मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो मैं देखता हूं वो झूठी होती हो सकता है मैं लड़के का साइड की एफआईआर ज़्यादा देखता हूँ, इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ झूठी है। क्योंकि जो लड़का स्टोरी नरेट करके जाता है और जो एविडेंसेस दे के जाता है उस बेसिस पर मैं खुद ही जज कर लेता हूँ कि भैया झूठा है या सही है, ठीक है, गलत है या सही है। एविडेंस बोलते हैं क्योंकि उन्हीं एविडेंसेस को हमारा काम है कोर्ट में प्रस्तुत करना। और बहुत सारे 376 के ऐसे मैटर हैं जो जजमेंट तक ही नहीं पहुंचते हैं। लोग बीच में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बीच में सेटल कर लेते हैं। हालांकि डायरेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ 376 में नहीं है, लेकिन लोग चीफ में हॉस्टाइल करा लेते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो 376 के में आज मैं बताऊंगा कि मैं आखिरकार किसी एफआईआर को एसेस करता हूं जब उसको फर्जी किन आधारों पर कहता हूं। सबसे पहला जो एफआईआर होती है उसके बारे में बात करूं, लेकिन डिटेल में बता दूं मैं आपको क्लियर कट कि ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल सजेशन है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अगर आप इसको फॉलो करना चाहें तो फॉलो करें, अदरवाइज ना करें। आप अपने लॉयर साहब से कंसल्टेंसी प्रॉपरली लें। मैं अपने क्लाइंट्स को ऐसे सजेस्ट करता हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो बेहतर तरीके से मुझे जानते हैं। खैर, हम लोग मुद्दे पर आते हैं। देखिए, जो मैं कहता हूँ कि झूठी एफआईआर लिखाई गई 376 की, तो उनको मैं झूठी आखिरकार किन आधारों पर कहता हूँ। आधार कौन से आधार? पहला आधार क्या है? लड़कियां कहती हैं शादी का झांसा देते हुए मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, लगातार 5 सालों से संबंध बनाए गए। अब देखिए, यहाँ पर शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाया गया, तो यहाँ पर इन्होंने कोई स्पेसिफिक डेट टाइम प्लेस नहीं बताया कि कब से इनके साथ शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए गए। ठीक है, शादी का झांसा की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि लड़कियों को इसमें फंसने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। क्यों कम रहती है? क्योंकि कोई एविडेंस नहीं देना, वो कहेंगे कि भाई इन्होंने हमसे कहा कि हम आपके पति हैं। ये बड़ी कॉमन लाइन लिखी रहती है कि हम दोनों पति पत्नी हैं और एक दूसरे के साथ हम संबंध बनाने के लिए सक्षम हैं और शादी मैं तुम्ही से करूंगा। ये बड़ा कॉमन लाइन लिखाया जाता है एफआईआर में। शादी का झांसा देते हुए संबंध बनाया और कहा कि अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगा। इस पर मैं बहक गई, या जो है उनके बहलावे में आ गई, या फुसलाने पर आ गई, और उसके बाद मैंने उनके को अलाउ कर दिया और शारीरिक संबंध हमने स्टैब्लिश कर लिया। ये बड़ी कॉमन लाइन लिखी रहती है। हालांकि कंसेंट से सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, दोनों आपसी सहमति से बनाए रहते हैं या नहीं भी बनाए रहते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, वो कहती है शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए। शादी के झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाने में उनको कोई एविडेंस नहीं देना, कुछ नहीं करना। वरना अगर वो डायरेक्ट रेप के बारे में कहेंगे तो पुलिस उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी, सारी चीज़ें होंगी और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा कि वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि कोई एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और शादी के झांसा वाले मैटर में ये हो जाता है कि उनको कोई एविडेंस नहीं देना, कहते हैं कि भाई सब कुछ कंसेंट से बिल्कुल था, क्योंकि मैं इनको हस्बैंड मान चुकी थी और ये मुझे पत्नी मान चुके थे, लेकिन ये बदल गए अचानक से। ये चीज़ें होती है। तो शादी का झांसा वाली एफआईआर लिखाना सबसे इजी है। और ये लाइन देखना आप लोगों की एफआईआर में, 10 में से 7 एफआईआर में मैं ये चीज़ें पा रहा हूँ कि शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए गए, ये लिखा रहता है। उसके बाद एक चीज़ और लिखा रहता है कि भैया ये पहली बार जब इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए तो इन्होंने कोल्ड ड्रिंक में, चाय में या कॉफ़ी में कुछ मादक द्रव्य मिला दिए थे या बियर पिला दी थी। उसके बाद इन्होंने मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लिया था। ये बहुत कॉमन लाइन है जो हर एफआईआर में 10 में से 7 में आपको लगभग मिल जाएगी। कुछ नशीला पिलाकर जो है इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बना दिया ताकि आपके ऊपर 328 लग जाए और जेल से रिहाई आपकी खत्म हो जाए एकदम, चांसेस आप गिरफ्तार हो जाओ और धर ले जाओ। सेक्शंस जितने मजबूत हो जाएंगे उतनी समस्या आपके लिए खड़ी हो जाएगी। उसके बाद लिखा जाता है होटल लेके गया। लड़कियां जर्नली होटल का नाम नहीं लिखती, किस होटल लेके गया, किस तारीख को लेकर गया, और कई बार तो लिखा रहता है मैं होटल का नाम बता पाने में भी सक्षम नहीं हूँ। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये भी, होटल लेके गया जहाँ पर होटल का नाम इन्होंने स्पेसिफिक तरीके से नहीं बताया, इन्होंने उस दिन को नहीं जिक्र किया, टाइम डेट प्लेस नहीं बताया। वहाँ पर भाई जाहिर सी बात है 18 साल की उम्र में आप सरकार चुनने का अधिकार रखती हैं, तो 18 साल की उम्र में अपना पार्टनर भी चुनने का अधिकार रखती हैं। आपको वोट देते समय कोई बरगला नहीं सकता, आपको नौकरी जाते समय कोई नहीं बरगला सकता, लेकिन सिर्फ शादी के मामले में आपको बरगलाया जा सकता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप के मामले में बरगलाया जा सकता है, क्योंकि ये कानून जेंडर बायस है, महिलाओं के पक्ष में है। उसके बाद एक लाइन और लिखी होती बड़ी कॉमन कि किसी को बताने को अगर बताया अपने घर पे तो तुम्हें जान से मार देंगे। ये लिखा रहता है, देखिएगा पढ़िएगा, उसमें लिखा रहता है कि अगर आपने किसी को अपने घर में बताया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारा जीवन नष्ट कर देंगे, बुरी तरीके से तुम्हें हैरेस करेंगे अगर नहीं बताओगे, अगर बताओगी तो। और इसको जान का थ्रेट देते हुए लगातार मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। इससे क्या होगा, 376 2N लग जाएगी आपके मैटर में। 2N लग गई, कॉन्टिन्यूस पेनिट्रेशन आपने उसके साथ करा हुआ है। 328 लग गई, कोल्ड ड्रिंक पिलाने वाले को लेके। शादी का झांसा वाला रेप में कन्वर्ट कर ही दिया है। उसके बाद एक चीज़ और कहते हैं कि इसने संबंध बनाने के दौरान मेरे फोटो वीडियो खींच लिए थे, अब उसको वायरल करने की धमकी दे रहा है, जिससे सेक्शन 67
लग जाए आपके ऊपर आईटी एक्ट, अब फिर गिरफ्तार आप हो जाओ, बाहर ही ना आ पाओ, इतने सारे मजबूत सेक्शंस लग जाएं आपको, और हर सेक्शन में पनिशमेंट जोड़ लेंगे तो 20 साल के ऊपर आपको सजा हो जाएगी। तो फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। अब वीडियो है कि नहीं है, फोटो है कि नहीं है, इसके कोई टेस्टिमनी नहीं करनी, लेकिन धारा लग जाएगी, आपका हैरेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत कॉमन लिखा रहता है, पढ़िएगा जरूर ध्यान से। उसके बाद अब जैसे किसी की नौकरी लग गई है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं शादी, दोनों के बीच में था, कॉमन एग्रीमेंट था कि हम शादी नहीं करेंगे, ऐसे रहते हैं, उसके बाद अलग अलग हो जाएंगे। अब लड़का ऑल ऑफ सडन नौकरी पा जाता है, तो लड़की के मन में लालच आ गया, भाई नौकरी वाला पति मिल गया, आराम से हम सेटल हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नौकरी लगते ही बदल गया। कई केसेस मैंने ऐसे किए जिसमें रहता है, सरकारी नौकरी वाले लड़के एलिगेशन लगाते हैं कि पहले तो सब कुछ ठीक था, जैसे इनकी नौकरी लग गई बदल गया, ये लाइन लिखी रहती है। और उसके बाद अगर इसको और रंगीन करना हो, इस मैटर को और गंभीर करना हो, तो उसमें पॉस्को लगा देती है। अब कहोगे यार लड़की जो है 20 साल की है और 22 साल की है, 23 साल की है, पॉस्को कैसे लगा देगी? पॉस्को ऐसे लग जाएगा इसमें कि लड़की कह देगी जब मैं 16 साल की थी तब से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते आ रहे हैं, मेरा इनका अफेयर पहले से था, तब से सेक्सुअल रिलेशनशिप, शादी का वादा करते हुए ये बनाते चले आ रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या तरीका है इस कानून का, कि कोई टाइम लिमिट नहीं, किसी भी समय एफआईआर लिखा दो। पॉस्को में भी ये नौटंकी है, कोई टाइम लिमिट नहीं। हालांकि इस एक्ट को बनाया गया बहुत पवित्र इंटेंशन के साथ, बहुत पायस इंटेंशन के साथ कि भाई बच्चों की शारीरिक और लैंगिक अपराधों से उनकी रक्षा करी जा सके, लेकिन इसको मिसयूज किया जाने लगा इन फर्जी मुकदमे, फॉल्स मुकदमे लिखाने वाले गैंग के द्वारा। तो इस कंडीशन में आपकी क्या हो गई? आपकी तो हैरेसमेंट हो गई, आपके ऊपर पॉस्को भी लग गया, 376 भी लग गया, और एक चीज़ और लिखी रहती है, शादी के इरादे से मुझे मेरे घर से भगा के लेके चला गया, गई किसी और के साथ रहती। कई बार ऐसा होता, लड़के कहते हैं हम तो गए ही नहीं, इनके कई बॉयफ्रेंड से उनके साथ गई हुई थी, तो गई किसी और के साथ रहती, एलिगेशन आपके ऊपर लग जाता है, उसमें 366 भी लग जाता है कि शादी के इरादे से इनको भगा लिया उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो 366 भी लग गया, 363 भी लग गया, किडनैपिंग एब्डक्शन भी 366 भी लग गया, 328 भी लग गया। और यही नहीं रुकती, उसके बाद कहती है मैं प्रेग्नेंट हो गई थी सेक्सुअल पेनिट्रेशन के दौरान, उसके बाद इन्होंने मेरी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा दी, तो 313 भी लगा दिया। तुम रहे कहाँ के आखिरकार? और भारतीय कानून देख लो आप, कितना जेंडर बायस्ड है। लोग मेरा विरोध करते हैं कि आप भाई पुरुषों के पक्ष में बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, इसमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, इन कानूनों को सुधारने की बिल्कुल जरूरत है। क्योंकि देखिए जैसे 498 एक मैटर पहले था कि महिलाएं बहुत मिसयूज करती थी, उसमें अमेंडमेंट्स किए गए, उसको सुरक्षित किया गया कि तुरंत अरेस्टिंग नहीं होगी, सारी चीज़ें होंगी। उसी तरीके से पॉस्को 376 का मिसयूज भी हैवी तरीके से हो रहा है। जहाँ जेंडर बायस कानून बनेंगे, जेंडर स्पेसिफिक कानून बनेंगे, उसका मिसयूज होगा और उसके लिए प्रॉब्लम लड़के पक्ष को होगी और हो रही है। बहुत सारे लोग अपना कैरियर चौपट कर ले रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जा रही है, उनकी नौकरी छूट जा रही है, घर परिवार समाज उनको सब कुछ त्याग दे रहा है, उनके पास बच क्या रहा है? जीरो। उम्मीद है जानकारी समझ में आई है, पसंद आई है। और अगर देखिए ऐसी कोई सिचुएशन आपके एफआईआर में है और आप अगर सही हो तो इमीडिएटली एफआईआर क्वेश्चन के लिए जाओ, मुकदमा खत्म कराओ। एंटीसिपेटरी बेल इसलिए नहीं कहूँगा, हालांकि कुछ राज्यों में ट्रेंड है कि आप एंटीसिपेटरी बेल में ना जाकर के एफआईआर क्वेश्चन में ना जाकर के एंटीसिपेटरी बेल में जाइए, लेकिन आप जहां सही हो, कानूनी राइट है आपके पास एफआईआर क्वेश्चन का, अगर है तो उसको अवेल करो, और अवेल करोगे तभी अपने आप को बचा पाओगे, वरना नहीं बचा पाओगे। ठीक है, तो इस कानून का प्रयोग करते हुए अपने आप की रक्षा करिए, और दूसरी चीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी हद तक जाइए। गिरफ्तार होने से बचना आपकी जिम्मेदारी है और बचिए, आपका अधिकार भी है। 376 की एफआईआर झूठी जैसे लिखी जाए, तुरंत एफआईआर क्वेश्चन में आओ, अगर आपके पास पूरे एविडेंस है। भाई नहीं है तो जेल जाओगे ही जाओगे। लड़ने से पीछे नहीं हटना है, जहाँ लड़ने से पीछे हट गए दिक्कत हो जाएगी। बाकी कोई समस्या हो आप बिल्कुल मुझसे मिल सकते हो, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में मैं हमेशा उपलब्ध हूँ, तत्पर हूँ। बाकी बेटर लीगल कंसल्टेंसी आप अपने वकील साहब से लीजिए, वही आपको बेहतर तरीके से सजेस्ट कर पाएंगे सारे मैटर्स को। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में वही आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग दिस कि आप इसको फॉलो करो, फॉलो करना हो तो करो, नहीं करना तो मत करो। प्रोटेक्शन आपके हाथ में, कैसे लेनी है आप डिसाइड करोगे, आप सब पढ़े लिखे हो। ठीक है, किसी के मैनिपुलेशन में आपको नहीं आना। उम्मीद है जानकारी पसंद आई, समझ में आई। ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर कनेक्ट करें, वहाँ पर मैं अवेलेबल हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। बाकी कोई समस्या हो, दिक्कत हो तो बेटर लीगल कंसल्टेंसी अपने वकील साहब से ही लें, वही आपको बेहतर जानकारी उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।